तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अमरूद के बाग से अधिक फलन के लिए जरूरी कार्य। दुधारू पशुओं में गलघोंटू रोग की समस्या और इसका निदान। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान अमरूद के बाग लगाकर अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन यदि बारिश के मौसम में इन बागों की उचित देखरेख नहीं की गई तो कीट और रोगों के प्रकोप से अमरूद के पौधे व फल खराब होने लगते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। तो आप इन बागों में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी लेते हैं फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी जिला भोपाल के फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर HL सगर से। किसान भाइयों, अमरूद और उसके फलों से आप और हम सब भली भांति परिचित हैं। इसके फल विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं और इसकी खेती संपूर्ण भारत में की जा सकती है। तो किसान भाइयों, अमरूद के बगीचे में वर्षा ऋतु में या उसके पश्चात जो प्रबंधन कार्य किए जाते हैं उनमें प्रमुख है, इस समय कहीं कहीं पर अति बारिश हुई है, कहीं कहीं पर अभी हो भी रही है। तो जहाँ पे बारिश ठहरी हुई है, रुकी हुई है, उन इलाकों में किसान भाई अपने अमरूद के बगीचे से खरपतवारों का नियंत्रण करें, चाहे वो यांत्रिक करें या जैविक करें, जैसे भी आपको करना हो, नियंत्रण खरपतवारों का बहुत ही आवश्यकता है। किसान भाइयों, अमरूद के बगीचे में ज़्यादा गहरी जुताई करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अमरूद की जड़ें ज़्यादा गहराई पे न जाकर क्षितिज की तरफ फैलती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, ज़्यादा गहराई पे न जाके ऊपर ऊपर रहती है। इसलिए इसमें ज़्यादा गहरी जुताई की आवश्यकता अमरूद में नहीं करनी चाहिए और यहाँ तक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ पे जल निकास का उत्तम प्रबंध नहीं है, वहाँ पे जल निकास की नालियाँ बनाकर जो अतिरिक्त पानी हमारे खेतों में बगीचों में भरा हुआ है उसे निकाल दें। किसान भाइयों, अमरूद के बाग में कीट और बीमारियों का प्रकोप मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में होता है, जिससे कि पौधों की वृद्धि और फलों की गुणवत्ता दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। मुख्य रूप से एक तो छाल खाने वाला कीट, जिसे हम इंदरबेला के नाम से भी जानते हैं, यह कीट तने की छाल को खाकर और उस पर जाला बनाकर उस खाए हुए स्थान को ये ढक देता है। जो जाला बनाता है इसमें छाल के टुकड़े एवं इसके मल द्वारा ये जाल बनाया जाता है और अंदर ही अंदर ये पौधे की
मुख्य तने की छाल को खाता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और अधिक प्रकोप के कारण पौधा में पीलापन आने लगता है और धीरे धीरे करके अधिक प्रकोप के कारण पौधा सूख भी सकता है। तो इसकी रोकथाम के लिए जब हम पौधे की कटिंग छटिंग करते हैं तो सूखी हुई डेड टिश्यू में ये अपना निवास स्थान बनाता है और दिन के समय ये उस छिद्र में जाके छुप जाता है और रात्रि के समय निकलकर ये पौधे को क्षति पहुंचाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप जैसे ही देखेंगे कि पौधे के कटे हुए स्थान पर आपको अगर कोई छिद्र दिखाई दे तो तार की सहायता से उस छिद्र में तार चलाकर उस इल्ली को, उस एडल्ट को आप छेद के अंदर ही समाप्त कर दें। इसके अलावा मोबिल ऑयल या केरोसिन ऑयल को उस बिना सुई वाले इंजेक्शन की सहायता से उस छिद्र में भर दें और उस छिद्र को गीली मिट्टी या रुई की सहायता से पैक कर दें। तो इससे जो अंदर इल्ली है वो मर जाएगी, समाप्त हो जाएगी और हमारा पौधा इससे सुरक्षा प्रदान महसूस करेगा। फल की मक्खी कीट, यह अमरूद का गंभीर कीट है। मादा मक्खी नए फलों के अंदर अंडे देती है। इसके बाद नए कीट फल के गुद्दे को खाते हैं, जिससे फल गलना शुरू हो जाता है और गिर जाता है। यदि बाग में फल की मक्खी का हमला पहले भी हुआ है तो बारिश के मौसम में फल न लें। फलों की समय पर तुड़ाई करें। प्रभावित फलों को खेत में से बाहर निकालें और नष्ट कर दें। कीट की दिखाई देने के तुरंत बाद खेत में पौधों से लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर मिथाइल यूजिनॉल ट्रेप लगाएं, जो फल मक्खी के कीट को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें नष्ट कर देती है। बाग फेनवेलरेट 80 मिलीमीटर को 150 लीटर पानी में मिलाकर फल पकने पर 1 सप्ताह के अंतराल पर छिड़काव करें। इसके साथ साथ ही इसमें कुछ बीमारियां भी आती हैं, जैसे कि डायबेक। यह बीमारी पुराने बगीचों में काफ़ी मात्रा में देखी जाती है और इसके प्रकोप से पौधा ऊपर टहनियों की तरफ से धीरे धीरे करके सूखना प्रारंभ करता है और कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में धीरे धीरे करके पूरे पौधा इसकी चपेट में जाता है और पौधा सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए जैसे ही आप देखें ऊपर की टहनियाँ सूख रही हैं तो सूखे हुए स्थान से 30 सेंटीमीटर नीचे से ऐसी टहनियों को काट के पौधे से अलग कर दें और उसे बगीचे से दूर ले जाकर जला दें तथा इसके प्रकोप से जो पत्तियां नीचे सूख कर गिरी हैं उन्हें भी समेट लें और वहां से दूर ले जाकर उन्हें भी जला दें या ज़मीन के अंदर गड़ा दें। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर फलों के बनने से पहले फूल आने के दौरान ही बोर्डो मिश्रण या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की उचित मात्रा पर छिड़काव 15 से 20 दिन में दोहराएं। इसके अलावा रोग दिखाई देने के बाद पौधों पर मैकोजेब दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। फल सड़न रोग, अमरूद के पौधे में फल सड़न रोग का प्रभाव फफूंद की वजह से दिखाई देता है। इस रोग के लगने से अमरूद के फलों पर सफेद रुई की जैसी फफूंद दिखाई देने लगती है, जिसका प्रभाव रोग बढ़ने पर फलों पर अधिक दिखाई देने लगता है, जिससे पैदावार को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर रोग दिखाई देने के तुरंत बाद मैकोजेब दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 3 से 4 बार छिड़काव करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अमरूद की बगीचे में अमरूद की 3 बहारें आती हैं, मृग बहार, अम्बे बहार और हस्त बहार। परंतु जो मुख्य सीजन अमरूद का होता है उसमें ही हमें इससे फल लेना चाहिए, क्योंकि उसी मौसम में हमें इसका अच्छे भाव प्राप्त होते हैं और ये मौसम होता है नवंबर दिसंबर से शुरू होकर फरवरी मार्च तक। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत। देश के बहुत से छोटे और मझोले किसान दुधारू पशुओं का पालन करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी इनके दुधारू पशुओं में कुछ घातक बीमारियां देखने में आती हैं और उन्हीं घातक बीमारियों में से एक है गलघोंटू। इस बीमारी से ग्रस्त पशुओं का समय से इलाज करवाना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप इस रोग से अपने पशुओं को बचाने के लिए क्या करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशीष कुमार सोनी।
आज मैं आपसे जो चर्चा करूंगा वो है एक महत्वपूर्ण रोग जो हमारे दुधारू पशुओं और अन्य पशुओं में पाया जाता है। इसका नाम है HS, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया। आसान भाषा में अगर हम चालू भाषा में से कहें तो इस रोग को हम गलघोटू रोग कहते हैं। पशुओं में होने वाला यह जीवाणु जनित संक्रामक रोग है जो कि पशुओं में बहुत तेजी से फैलता है। यह रोग पास्चुरेला मल्टोसीडा नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। इसका जीवाणु सांस नली में तंत्र के ऊपरी भाग में मौजूद होता है। मौसम परिवर्तन के कारण पशु गलघोटू रोग की चपेट में आ जाता है। इस रोग की बात करें तो ये अत्यंत ही जानलेवा रोग है और इस रोग में पशुओं में कई बार लक्षण आने के पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। कई बार जिन पशुओं में लक्षण भी आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 48 घंटे तक वे जीवित रहते हैं और इसके पश्चात मृत्यु हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस रोग से लक्षण क्या होते हैं, कैसे ये रोग हमारे पशुओं में फैलता है। तो अगर हम देखें, अगर हम इसमें कुछ विशेष पशुओं की बात करें तो यह ज़्यादातर जो हमारी भैंसें होती हैं, भैंसें के नाम है पड़िया जो कि लगभग 2 साल की उम्र की होती हैं, उनमें ये रोग ज़्यादा पाया जाता है बनस्पत हमारी गायों और भैंसों की तुलना में। अगर देखा जाए तो इस रोग में कई लक्षण आपको मिलेंगे। जो 24 से 48 घंटे तक जो पशु जीवित रहते हैं उनमें बहुत तेजी से सांस लेना, घरघराहट की आवाज़ आना। इसके अतिरिक्त जिन पशुओं का जो है स्वास्थ्य स्तर काफ़ी अच्छा होता है उसमें ये बीमारी 3 से 4 दिन भी रह सकती है, जिसमें कि नाक से पानी आना, और ये जो है नाक से पानी आना दिन ब दिन गाढ़ा होता चला जाता है। आँखों में लालपन आ जाता है। जो गर्भधारित पशु होते हैं उनमें गर्भपात हो जाता है और सीधी बात है तेज बुखार के साथ पशु जो है खाना पीना बंद कर देता है। इसके अतिरिक्त जो दुधारू पशु हैं उनके उत्पादन पर भी बहुत ही विपरीत असर पड़ता है और दुग्ध उत्पादन काफ़ी तेजी से इसमें कम हो जाता है। तो देखा जाए तो यह बीमारी बहुत ही जानलेवा है और इस रोग का त्वरित उपचार अत्यंत आवश्यक। पशुपालक भाइयों, यदि आपके किसी जानवर में गलघोटू रोग आ चुका है तो इस बीमारी को अन्य पशुओं में फैलने से रोकना तो जरूरी होता ही है, साथ ही साथ बीमार पशु का इलाज पर भी विशेष ध्यान दें जिससे आपका पशु इस गंभीर रोग से बच सके। जनरली हमारे पशुपालक क्या कर सकते हैं कि आप सीधे जो है इसमें पशु चिकित्सक से संपर्क करें, घर पर उपचार करने का प्रयास न करें। पशु चिकित्सक जब आपके यहाँ आएगा तो वह उसको भली भांति उसको जो है उसका परीक्षण कर उसमें जरूरी एंटीबायोटिक और बुखार और दर्द के हिसाब से अपना इलाज करेंगे। और आपको मैं बता दूं, अगर इस बीमारी में पशु को त्वरित उपचार सही समय पर अगर त्वरित उपचार मिल रहा है तो पशु की जान HS बीमारी से बचाई जा सकती है। बीमार पशु के इलाज के लिए एंटीबायोटिक संवेदनशीलता परीक्षण विशेष रूप से आवश्यक है। इसके बाद ही पशु में एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए। पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि इस रोग के लिए प्रभावी एंटीबायोटिक दवा हैं। पशुपालक भाइयों, जैसा कि एक कहावत है, इलाज से बेहतर बचाव होता है, इसलिए जरूरत है कि आप ऐसे उपायों को अपनाएं जिससे आपके पशुओं में घातक बीमारियां हो ही नहीं। अब हम बात करें कि इस बीमारी में आप रोकथाम कैसे करें, ये बीमारी आपके यहाँ हो ही नहीं। तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि अगर आपके यहाँ कोई भी पशु बीमार दिख रहा है, ऐसे पशु को आप जो है तत्काल वहाँ से अलग करें और उसकी खाने पीने की व्यवस्था पृथक रूप से आप करें। इसके पश्चात तो अगर देखा जाए तो जो दूषित प्रकार के जो है खान पान की चीज़ें होती हैं, चारा पानी होता है, उनके माध्यम से ये हमारे स्वस्थ पशुओं में पहुँचता है। क्योंकि जो बीमार पशु रहते हैं उसका जो पानी आप देते हैं, जो चारा पानी आप रखते हैं, बहुत सारा चारा उसकी चराई में रह जाता है। तो ये जो चराई और पानी है इसको आप किसी भी प्रकार से उपयोग ना करें, इसका सही स्थान पर इसको जो है डिस्पोज कर दें। इससे अतिरिक्त उसका जो गोबर है, पेशाब है, जो भी है जो है उसके पशुशाला के पास में एकत्र हो रहा है, उसे आप अपने गोबर खाद में ना मिलाएं। ये मेरी सलाह है, आपको उस गोबर को अच्छी तरीके से आप डिस्पोज करें। रोगी पशु को सार्वजनिक स्थल जैसे कि चारागाह और अन्य स्थान जहां पशु एकत्र होते हैं वहां ना ले जाएं, क्योंकि यह रोग सांस द्वारा साथ पानी पीने एवं चारा चरने से फैलता है। मरे हुए पशुओं को कम से कम 5 फुट गहरा गड्ढा खोदकर चूना और नमक छिड़ककर अच्छी तरह से दबाएं। इसमें एक बहुत सौभाग्य की बात यह है कि इससे बचाव का टीकाकरण उपलब्ध है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि टीका लगेगा।
तो देखा जाए तो यह टीका ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने के समय इस टीके को लगाया जाता है। और अच्छी बात यह है कि यह टीका जो है सरकार की तरफ, पशु चिकित्सा कार्ड की तरफ से निःशुल्क लगाया जाता है। इस टीके को आप जो है ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व अपने पशुओं में लगा सकते हैं। जो सबसे छोटी उम्र है, न्यूनतम उम्र है, वो पशु की होना चाहिए कम से कम 6 माह, यानी 6 माह के बछड़े, बछिया, पड़िया, पाड़े जो भी आपके यहाँ 6 महीने से ऊपर की उम्र के हैं उनमें आपको लगाना चाहिए। कई बार पशुपालक इस संशय में रहते हैं कि क्या गाभिन पशुओं को जो है गलघोटू का टीका लगवाना चाहिए। तो मेरा इसमें जवाब है हाँ, आप इसमें बिल्कुल भी अपने जितने डाउट्स हैं, जो आपके अंदर मिथ्याएं हैं, उसको आप खत्म कर लें। इसके अतिरिक्त पहला टीका लग जाने के बाद इस टीके को प्रतिवर्ष बूस्टर डोज के रूप में जो है पशु को लगाया जाता है। तो इतनी जानकारी अगर आप HS यानी गलघोटू के बारे में अगर आप रखते हैं तो आप निश्चित रूप से इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला ग्वालियर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में छिटपुट से मध्यम बादल छाए रहने और छिटपुट वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 26 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 57 से 88 और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 37 से 64% रहने व हवा लगभग 8 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम उत्तर व पश्चिम दक्षिण दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह है कि इस समय खाली पड़े खेतों की बतर आने पर जुताई करें, जिससे खरपतवार न होने पाए व रबी फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार रहे। संभावित मौसम में तिल की फसल में झुलसा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 बार 10-10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। तोरिया की बुआई के लिए उर्वरक और उन्नतशील किस्मों का चयन कर बीज की व्यवस्था कर लें एवं बरसात खत्म होने पर खेत तैयार कर बुआई करें। अरहर की फसल में फली बेधक कीट का प्रकोप पुष्पा अवस्था से ही शुरू हो जाता है, इसलिए इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। धान की फसल में तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G की 15 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। बैंगन और भिंडी की फसल में तना छेदक और फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए पहले ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें और उसके बाद स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय बैंगन, टमाटर, खरीफ प्याज, मिर्च और अगेती फूल गोभी की तैयार पौध की खेतों की तैयारी करके रोपाई करें। टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। नींबू, संतरा और मौसमी में
कैंकर रोग की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए 1% बोर्डो मिक्सचर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। दुधारू पशुओं को दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार दें। संतुलित पशु आहार बनाने के लिए बाजरा 18%, गेहूं 20%, सरसों की खली 32%, चना की चुन्नी 14%, अरहर की चुन्नी 12%, नमक 2%, विटामिन और खनिज लवण 1%, चूना पाउडर 1% का उपयोग कर किसान स्वयं पशु आहार तैयार कर पशुओं को खिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मुगेली, जिला शिवपुरी के कृषक रमेश चौधरी ने। ये सोलर फेंसिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो रमेश चौधरी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आजकल आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, पहाड़ी क्षेत्र में चले जाए, मैदानी क्षेत्र में चले जाए, ये जो आवारा पशु है, जंगली पशु है, इनकी जो तादाद है, इनका जो नंबर है बहुत ज़्यादा हो गया है और ये फसलों को इतना नुकसान करते हैं कि कई बार फसल बीजने के बाद कई बार किसान को बीज की मात्रा के बराबर भी फसल उपलब्ध नहीं हो पाती है। किसानों की फसल बेमौसमी बारिश, कीट और रोगों के अलावा कभी कभी बंदर, आवारा पशु, नीलगाय या छोटा जानवरों की वजह से कई बार किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके लिए किसान कई तरह के उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी यह उपाय पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए फसल सुरक्षा कवच एक वरदान साबित हुआ है, सोलर फेंसिंग सिस्टम। सोलर फेंसिंग भी एक टेक्निक है जिसके माध्यम से किसान अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये इस तरह सोलर फेंसिंग के साथ 3 या 4 फुट तक चेन लिंक फेंसिंग लगाई जाए तो उससे जानवर अंदर नहीं आ सकता है। उससे ऊपर जैसे बंदर है या दूसरे कई जानवर, लंगूर है या और इस तरह के जानवर हैं जो छलांग लगा के क्रॉस कर सकते, तो उनके लिए हम सोलर फेंसिंग के प्रयोग से भी जानवरों को रोक सकते हैं और फसल को बचा सकते हैं। हमारे पास छोटे छोटे जानवर होते हैं, बंदर है, खरगोश है, कक्कड़ है, ये नीचे से बड़े आराम से अंदर आ जाते हैं। तो इनके लिए जो चेन लिंक फेंसिंग है बड़ी कारगर है, बड़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। और ऊपर जो हमारे पास 4-5 तारें जो है वो उनमें करंट होता है, वो हम सोलर जो पैनल लगाते हैं उससे बैटरी चार्ज होती रहती है और उसमें जैसे ही जानवर अंदर आने की कोशिश करता है तो उसमें एक करंट का झटका लगता है, वो फिर हिम्मत नहीं करता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा नील गाय है या बारहसिंगा है या घोड़ला है, ये जो है ये 5-6 फुट की छलांग भी लगा लेते हैं। तो अगर 5-6 फुट तक हमारी चेन लिंक फेंसिंग है या 3 से 6 फुट के बीच तक के हमारे पास चेन लिंक फेंसिंग है तो ये अंदर नहीं आ सकते हैं। उसके बावजूद इस चेन लिंक फेंसिंग के साथ साथ हमारे पास कई बार पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनके ऊपर से बंदर जंप लगा लेता है। तो कोशिश ये रहे कि इनके नज़दीक कोई ज़्यादा बड़ा पेड़ ना हो ताकि बंदर उस पेड़ के माध्यम से अंदर आ सके, जंप लगा सके। और इसके साथ साथ और ऐसी झाड़ी ना हो जो तारों के कांटेक्ट में, संपर्क में आ सके, तो उससे बैटरी को थोड़ा नुकसान होता है। तो इस जहाँ जहाँ सोलर फेंसिंग लगी होती है इसके कांटेक्ट में इस तरह का कोई कांटेक्ट में ना आए या ऐसी कोई झाड़ी ना हो जो ग्रोथ लेके उसमें ना शॉर्ट होने का डर रहता है, उसमें बैटरी को डैमेज होता है। तो जब भी इस तरह की फेंसिंग लगानी है तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। और इन जो सोलर फेंसिंग के जो आप पोल देख रहे हैं इनके कम से कम 6 से 7 फुट की हाइट होना बड़ा ज़रूरी होती है। अगर इससे कम हाइट रखें तो जानवर कई बार अंदर आने की कोशिश कर लेता है। तो 7-1 फुट की हाइट तक हम इन पोल को रखते हैं। और ये फेंसिंग इस तरह की है कि एक बार लगाने से ये कई साल तक किसान का काम देती है। और इसमें सरकार सब्सिडी भी देती है, सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सरकार के से सब्सिडी भी मिलती है। प्रदेश के जो किसान भाई शासन द्वारा अनुदान लेकर अपने खेत में सोलर फेंसिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं
तो इसकी जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें। तो इस तरह की अगर फेंसिंग किसान लगाता है और कुछ समूह में भी कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर्स भी इस फेंसिंग को लगा सकते हैं, ताकि वो अपनी फसल को जो बड़ी मेहनत से उन्होंने तैयार की होती है उसको वो बचा सके। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।